कृपया कृपा करें लक्ष्मी जी। सवेरे सवेरे दादी घंटी बजाते बजाते सभी देवी देवताओं की जय जयकार कर अंत में यह जरूर कहती, लक्ष्मी मैया कृपा करो। प्रायः बच्चे दादाजी को भी कहते सुनते, लक्ष्मी मैया की कृपा रही तो इस साल घर बनवा ही लेंगे। बंटी भैया जब मम्मी द्वारा दी गई थोड़ी सी पॉकेट मनी को गुस्से में फेंक देते हैं, तब पापा गुस्से से कहते, लक्ष्मी का इस तरह निरादर किया जाता है भला? और तो और दूध वाले भैया को जब रास्ते में पड़ा कोई 5 का सिक्का मिल जाता तो वह खुश हो जाता। सुबह सुबह लक्ष्मी मैया के दर्शन हो गए। अब तो दिन अच्छा ही कटेगा भैया। आज बच्चों ने ठान ही लिया था कि लक्ष्मी मैया की कहानी सुनकर ही रहेंगे। आज दादाजी भी अच्छे मूड में थे, झट मान गए। दादाजी ने बताया, बच्चों, रुपया ही लक्ष्मी मैया है। इसी रुपये के पीछे सारा संसार भागता है। जब दुनिया में लोगों का जीवन आरंभ हुआ, तब रुपए पैसे नहीं थे। तब वे अपनी आवश्यकता के अनुसार वस्तुओं की अदला बदली करते थे। इसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। इसमें थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाती थी। जैसे किसी को ऊंट खरीदना होता और उसके बदले वह पीतल का घड़ा देना चाहता, तो उसे कठिनाई आती। इस गड़बड़ी से घबराकर लोगों ने ऐसी चीजों की खोज की जिसके बदले सभी वस्तुओं की और सभी सेवाओं की खरीद बिक्री की जा सके। उन्होंने सोना, चांदी, धातुओं को मुद्रा मान लिया। संसार के अलग-अलग देशों में अलग-अलग वस्तुओं को मुद्रा बनाया गया। जैसे अफ्रीका में पशुओं को मुद्रा मान लिया गया। कहीं-कहीं नमक, तंबाकू जैसी वस्तुओं को भी मुद्रा बनाया गया। अब समस्या यह आई कि ये चीजें जल्दी खराब हो जाती। दूसरा, इन्हें छोटे-छोटे टुकड़ों में बांटा नहीं जा सकता। इस समस्या से निपटने के लिए लोग सोने चांदी का मुद्रा के रूप में उपयोग करने लगे। इसके टुकड़े भी बनाए जाने लगे जिन्हें सिक्का कहा जाने लगा। सिक्के आज भी चलते हैं। अब पीतल, तांबा और एल्यूमिनियम के सिक्के चलते हैं। आगे चलकर कागज का नोट आया। सिक्कों को जमा करके रखने और अपने साथ लेकर चलने में कठिनाई आती थी। नोट वास्तव में रसीद होती थी। बैंक इन रसीदों के बदले नोट पर लिखी मात्रा में सोना देने की प्रतिज्ञा करते थे। बाद में कागजी नोटों के बदले सोना लाने का प्रचलन कम हो गया। यही नोट हम भारतीय लोगों के लिए लक्ष्मी है। हमारे देश में सबसे पहले 1861 में नोट छपने शुरू हुए थे। पाकिस्तान, श्रीलंका और इंडोनेशिया में भी मुद्रा को रुपया ही कहा जाता है। अन्य देशों में मुद्रा के अलग-अलग रूप हैं। बांग्लादेश में टका, रूस में रूबल, ग्रेट ब्रिटेन में पौंड, इंग्लैंड में स्टर्लिंग, जापान में येन और अमेरिका में डॉलर चलता है। जब यह नोट पुराना होकर फटने लगता है, तब इन नोटों को बैंक भेज दिया जाता है। सरकार फटे नोटों को जलाकर बदले में नए नोटों को जारी करती है। हमारे देश में नासिक और देवास में नोट छापने का कारखाना है। इसे विशेष प्रकार के कागज से तैयार किया जाता है। विश्व के अनेक देशों के सिक्के लंदन की,
रॉयल टकसाल में ढलते हैं। अमेरिका की डी ला र्यू फर्म कागज के नोट छापने का कार्य करती है। अब तो बच्चों तुम्हें नोट की कहानी समझ आ गई होगी। दादाजी, मैं बैंक जा रहा हूँ। बंटी भैया ने कमरे में आते ही कहा, लक्ष्मी मैया को लेने। बच्चे एक साथ हंसकर बोल पड़े। धानी धरती। अंकुर ने जल्दी से फाटक खोला और साइकिल बरामदे में खड़ी की। घर में घुसते ही बोला, माँ, फटाफट मेरे लिए चाय बना दो, तब तक मैं नहाकर आता हूँ। और अब नहाकर कहाँ जाने का इरादा है? माँ गुस्से में थी। सहसा उन्होंने अपने स्वर की कठोरता को कुछ कम किया। तू सारा दिन इधर उधर मारा मारा फिरता रहता है। अगर लू लग गई तो? नहाकर घर में बैठकर पढ़ो, अक्षर के साथ खेलो, नहीं तो ध्वनि प्रदूषण के मॉडल में कुछ नया जोड़ो। भैया, आप जो मॉडल बना रहे हैं वह क्या है? आवाज से कैसे प्रदूषण फैल सकता है? जल प्रदूषण से जल गंदा हुआ, वायु प्रदूषण से हवा दूषित हुई, पर ध्वनि प्रदूषण से क्या असंतुलित हुआ? अक्षर ने हैरानी से पूछा। इस प्रदूषण से हमारा मस्तिष्क असंतुलित होता है। अच्छा, यह बताओ, तुम सारे दिन में कितनी रोटियां खाते हो? अंकुर ने पूछा। 8, कभी कभी 10 भी। अक्षर ने आंखें मटकाई। यदि तुम्हें 30 रोटियां खाने को दी जाए तो? अंकुर मुस्कुराया। बाप रे बाप, तब तो सब गड़बड़ हो जाएगा। अक्षर घबराने का अभिनय करता हुआ बोला, हमारे पेट की एक सीमा है। हम सीमा से अधिक खा लेंगे तो भोजन हमें पचेगा नहीं, अपच से हानि होगी ही। ठीक इसी प्रकार कानों की भी एक सीमा है, शोर हानिकारक है, अंकुर ने समझाया। तभी हमारी मैडम हमें बार बार चुप बैठने के लिए कहती हैं, अक्षर ने भोलेपन से कहा। अंकुर ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, शोर को 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक तो मनुष्य द्वारा उत्पन्न शोर, जिसे हम कृत्रिम शोर भी कह सकते हैं, जैसे यातायात के साधन, कल कारखानों की मशीनें, नारेबाजी, ढोलबाजी, बारातबाजी, पटाखेबाजी और जागरणबाजी। ये बाजियां क्या है भैया? अक्षर हंसा। ये मेरे द्वारा बिगाड़े गए नाम है। अक्षर गुस्से में था। जब विवाह होता है तो ढोल और बैंड बाजे वाले आसमान सिर पर उठा लेते हैं, और जागरण वाली रात तो मानो पूरा मोहल्ला ही जागरण करता है। ना बच्चे पढ़ पाते हैं, ना रोगी सो पाते हैं। दीपावली पर शक्तिशाली बमों की आवाज तो सभी को कपा देती है। उस दिन बेचारे पशु पक्षियों पर न जाने क्या बीतती होगी। दीपावली पर तो मुझे भी डर लगता है भैया, अक्षर ने बताया। जितना शोर मेरे प्यारे भारतवर्ष में मचाया जाता है, उतना शोर तो पूरा विश्व भी मिलकर नहीं मचा पाता होगा। हमारे यहाँ कोई भी काम लाउड स्पीकर के बिना पूरा नहीं होता। भाषण, जागरण, उद्घाटन, सभी के लिए लाउड स्पीकर चाहिए। अंकुर गुस्से में था। यदि लाउड स्पीकर का उपयोग ही ना किया जाए तो उसके आविष्कार का क्या लाभ? प्रार्थना सभा और डीजे तो बिना लाउड स्पीकर के संभव ही नहीं है। अक्षर सहज रूप से बोला। भोलेनाथ, अंकुर ने हंसते हुए कहा।
पिताजी का स्कूटर कितनी तेज चल सकता है? पिताजी तो 40 या 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अधिक तेज कभी स्कूटर चलाते ही नहीं। पर हाँ, चलाना चाहो तो इससे तिगुनी गति पर भी चल सकता है। अक्षर ने तकिया गोद में रखते हुए कहा। ठीक इसी प्रकार लाउडस्पीकर की भी प्रसारण सीमा होती है। मानकर चलो, हमें 300 व्यक्तियों को भाषण सुनाना है जो 500 फुट की दूरी तक बैठे हैं। तो क्या फिर भी यह आवश्यक है कि लाउडस्पीकर की आवाज इतनी अधिक छोड़ी जाए कि 500 फुट के स्थान पर 1500 फुट की दूरी तक हड़कंप मचाए? नहीं, अक्षर आश्चर्यचकित रह गया। यह बात मैंने कभी सोची ही नहीं थी। मैं तो समझता था कि लाउडस्पीकर बजता ही तेज है। और शायद तुम्हें यह भी नहीं पता कि टेप रिकॉर्डर को धीमा भी सुना जा सकता है, भैया ने ताना दिया। और दूसरी तरह का शोर भैया? अक्षर ने पूछा। दूसरे प्रकार के शोर को प्राकृतिक शोर कहते हैं, जैसे बादलों की गड़गड़ाहट, ज्वालामुखी का विस्फोट, भूकंप का शोर, आंधी तूफानों की धाएं धाएं आदि, अंकुर ने बताया। भैया, आप भी कमाल। हम पता नहीं इतनी सारी बातें और उदाहरण कहाँ से खोज लाते हैं। अक्षर सिर खुजलाता हुआ बोला। भोलेनाथ, अब आपकी आज्ञा हो तो मैं नहाने के लिए जाऊं? अंकुर ने अनुमति मांगी। हाँ, जाओ। अक्षर अभी भी सोच में डूबा हुआ था। अनोखा उपहार। मीठी दूसरी कक्षा में पढ़ती थी। वह पढ़ाई में बहुत होशियार थी और हमेशा सबकी मदद भी करती थी। वह रोज सुबह उठकर नहाकर विद्यालय जाती। विद्यालय जाना उसे अच्छा लगता था। मीठी का विद्यालय घर से बहुत पास था। वह माँ का हाथ पकड़कर पैदल ही विद्यालय चली जाया करती थी। विद्यालय जाते समय वह रोज रास्ते में एक छोटी सी बच्ची को देखा करती। वह बच्ची रोज अपनी माँ के साथ सड़क पर खड़े होकर फूल बेचा करती। मीठी को बच्ची बहुत अच्छी लगती थी। मीठी उससे बात करना चाहती थी, परंतु माँ के डर से बात नहीं कर पाती थी। एक दिन मीठी की माँ को घर में काम पड़ गया और वह मीठी को विद्यालय छोड़ने नहीं गई। मीठी उस दिन अकेले ही विद्यालय गई। वह घर से थोड़ा जल्दी निकली और उस बच्ची से मिली। उस बच्ची का नाम सरोज था। उसके पिता नहीं थे। वह अपनी माँ के साथ फूल बेचकर पैसा कमाती थी। उससे उनका घर खर्च चलता था। सरोज ने मीठी को बताया कि वह उसकी तरह विद्यालय भी नहीं जा सकती। यह सब सुनकर मीठी बहुत उदास हो गई। आज मीठी का जन्मदिन है। घर में सब तरफ चहल पहल है। माँ उसके लिए पकवान बना रही है। पिताजी मीठी के जन्मदिन की पार्टी की योजना बना रहे हैं, पर मीठी उदास है। मीठी को उदास देख माँ पिताजी उसे हंसाने की कोशिश करते हैं, पर वे मीठी को हंसा नहीं पाते। माँ ने मीठी से उसकी उदासी का कारण पूछा। तब मीठी ने माँ को सरोज के विषय में बताया। माँ पिताजी ने मीठी को समझाया और
शाम को कुछ रंगीन पुस्तकें, रंगों का डिब्बा, एक सुंदर सी फ्रॉक और एक चॉकलेट का डिब्बा मीठी को दिया और उसे अपने साथ सरोज के पास ले गए। मीठी यह सब देखकर बहुत खुश हो गई। सारे तोहफे सरोज को देकर मीठी को बहुत खुशी हुई। उसके जन्मदिन का यह सबसे प्यारा और अनोखा तोहफा था। मीठी ने इसके लिए अपने माता-पिता को धन्यवाद किया।